हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 यानी 2023 के एग्जाम के लिए पॉलिटिकल साइंस का वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर के आए हैं। और ये स्पेशल एक सेट तैयार किया हम लोग 2023 के एग्जाम के लिए। और ये सेट को हम लोग तैयार किए कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा मिलकर हम लोग लगभग 10 क्वेश्चन जो है तैयार किया। और इन 10 क्वेश्चन में से आपको लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग बिल्कुल वीडियो को मिस नहीं करेंगे। अगर आप 2023 में एग्जाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलेगा, इसको शुरू करते उससे पहले आपसे एक छोटी सी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलेगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहलाता है कि बहुदलीय व्यवस्था जो है क्या है। देखिए, बहुदलीय व्यवस्था किसको कहा जाता है? तो बहुदलीय व्यवस्था में विभिन्न राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने का यानी अधिकार होता है, ठीक है। एवं एक या विभिन्न दल मिलकर सरकार बनाते हैं। सरकार निर्माण में एक मतलब भी दल या एक से अधिक दलों का सहयोग होता है। इसी को हम लोग बहुदलीय व्यवस्था बोलते हैं। यानी एक से कई पार्टियां, यानी एक या एक से अधिक कई पार्टियां मिलकर जो मतलब तैयार करता है यानी सहयोग करता है, उसी को यानी बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। राइट, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख कार्य क्या होता है। तो देखिए, विश्व यानी पूरा विश्व का बात करते हैं, पूरा दुनिया का, ठीक है। तो विश्व के देशों में जो स्वास्थ्य संबंधित समस्या पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने की संस्था, ये एक संयुक्त राष्ट्र संघ की एक महत्वपूर्ण इकाई है। इस संस्था की स्थापना जो है 1948 में हुआ था। यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना यानी WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, इसका स्थापना जो है जो 1948 में हुआ था। इसमें जो है पूरे विश्व के स्वास्थ्य को लेकर के यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की यह एक महत्वपूर्ण इकाई है। इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन के उद्देश्य संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो है प्रमुख कार्य क्या क्या है? पहला इसका प्रमुख कार्य क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधित कार्यों पर निर्देश एवं समन्वयक के रूप में यानी कार्य करना। दूसरा इसका पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र के साथ यानी उसके एजेंसी, सरकारी स्वास्थ्य शासन, पेशेवर समूह एवं अन्य संगठनों जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हो उसके साथ प्रभाव सहयोग करना एवं सहयोग को बनाए रखना, ये इसका दूसरा कार्य है। तीसरा इसका है कि सरकार के अनुरोध पर यानी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती से सहयोग करना। जैसे कि आप लोग को पता होगा, पिछले साल कोरोना वायरस हुआ था, तो उसमें जो है जो उसका यानी वायरस को यानी नष्ट करने के लिए कोई दवा का जो अगर मतलब आविष्कार करेगा तो वो कौन करता है? WTO इस पर सबसे ज्यादा रिसर्च करता है, ठीक है। सभी पूरे विश्व के लिए वो चिंतित था और यहीं से जो है इसका यानी खोज हुआ था। चाहे कोरोना वायरस का टीकाकरण हो या और कोई अन्य बीमारी के कारण, सब जो है सबसे पहले WHO का यानी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हर एक बीमारी का जो है दवाई यही है, मतलब उपचार के लिए देता है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन और इसका कार्य आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा जो आपके स्क्रीन पे है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या रहा है? तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आपका 1951 से 1956 तक चला था। दूसरा आपका जो है ये 1956 से 1961 तक रहा था। यानी दूसरा पंचवर्षीय योजना आपका 1956 से लेकर कितना तक? यानी 1956 से लेकर 1961 तक, यानी 1961 तक रहा है, ठीक है। और इसमें जो है ये पांच वर्षीय होता है, इसलिए इसका नाम पंचवर्षीय रखा गया। और इसमें जो उद्देश्य था तो उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना पर जो है क्या था? यानी थोड़ा मतलब सही था, लेकिन दूसरा में जो इसको पूरी तरह से यानी जोर दिया गया था। पहली योजना का मूल मंत्र था धीरज, लेकिन दूसरे योजना की कोशिश तेज गति से यानी सकारात्मक बदलाव करने की थी। इसके लिए हर संभव दिशा में बदलाव की बात तय की गई कि सरकार ने दिशा उद्योग को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। संरक्षण की इस नीति से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आगे बढ़ने की मदद मिली। तो ये था आपका यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। पहला चौथा क्वेश्चन क्या है? सार्क या दक्षिण। तो देखिए, सार्क और दक्षिण एक ही चीज होता है, जिसका स्थापना जो है 1985 में हुआ था। आपको पता होगा 1985 में हुआ था, ठीक है। और इसमें जो है कितने देश है? कुल 7 देश थे, लेकिन बाद में एक देश को जोड़ा गया था जिसका नाम अफगानिस्तान है, ठीक है। और उसमें जो है कुल टोटल देशों की संख्या जो इसमें 8 है, ठीक है। सार्क एक दक्षिण भारतीय उपमहाद्वीपों के देशों या दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है जो दुनिया की 3/4 आबादी इन देशों में रहती है। प्राकृतिक संसाधन एवं जल संसाधन के भंडार होने तथा इन देशों की दरिद्रता, बेरोजगारी, आतंकवाद एवं आंतरिक अशांति के कारण इस वैश्वीकरण के समय
है में सार्क की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और भूमिका रहता है, ठीक है। इसका तो आपको समझ में आ गया होगा, सार्क का स्थापना 1985 में हुआ था। इसमें कुल 8 देश है, जो सबसे बाद पहले 7 था लेकिन बाद में अफगानिस्तान को जोड़ करके 8 अब हो गया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है क्या है। देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ हो जाता है किसी देश अथवा गुट में सम्मिलित ना होना तथा किसी भी देश अथवा गुट के कार्य की सराहना या आलोचना बिना सोचे समझे ना करना, इसी को यानी गुट निरपेक्ष के अंतर्गत आता है, ठीक है। और गुट निरपेक्ष आंदोलन की नीति अपनाने वाले राष्ट्र अपने लिए एक स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण करता है और वही राष्ट्र अच्छा या बुराई, उचित एवं अनुचित का निर्णय अपने विवेक से करता है, ना कि किसी राष्ट्र के दबाव या प्रलोभ में आकर के यानी करता है। यानी कोई भी उस पर यानी कोई भी बड़े बड़े देश जो उसमें दबाव डाल करके उसको यानी जो है मतलब कार्य कराए, तो ये जो है वो पर अपने दबाव पर, किसी का दबाव पर ना रहकर वो अपने कार्य को करता है, तो उसी को यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा जाता है, राइट। आपको समझ में आ गया। बात करते हैं हम लोग क्या, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, लिखित संविधान का क्या अर्थ है। यानी लिखित संविधान का जो अर्थ है तो क्या है। देखिए लिखित संविधान उस संविधान को कहते हैं जिसके सिद्धांत, स्वरूप और क्या है नियम स्पष्ट रूप से एक स्थान पर यानी लिपिबद्ध रहते हो, यानी एक साथ यानी लिपिबद्ध रहते हो, उसी को यानी लिखित संविधान कहा जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि अपना भारत जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है, भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। और उसका आधार रीति रिवाज और परंपरा नहीं बल्कि उस किसी खास समय या शमियों पर काफी सोच विचार के बाद विवेक के आधार पर बनाए रखने नियम होते हुए लिखित संविधान पढ़ाए संविधानी निर्माताओं सभाओं द्वारा बनाया जाता है। इसमें राज्य के स्वरूप, संगठन, नागरिक के अधिकार, राज्य और नागरिक के बीच संबंधी आदि विषयों को स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ऐसे संविधान एक संवैधानिक कानून के रूप में हो सकता है या अनेक कानूनों के सम्मिश्रण बना सकता है। उदाहरण स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जो है संवैधानिक कानून है, जबकि 1857 ईस्वी में फ्रांसीसी गणतंत्र का संविधान 3 पृथक तिथियों में बने 3 कानून के खंडों से मिलकर बना। भारत का संविधान भी एक लिखित संविधान है, जैसे आपको हम बताएं कि भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है और का आदर्श नमूना है। लिखित संविधान में मतलब अलिखित अंश भी रहते हैं जो परंपरा और रीति रिवाजों के कारण विकसित होते हैं। यानी जो लिखित रहता है उन्हीं के साथ साथ एक अलिखित अंश भी रहते हैं भारतीय मतलब संविधान में, ठीक है, तो उसके रीति रिवाजों के कारण विकसित हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, जो क्या कहलाता है कि शिक्षा मतलब विषय संविधान की किस सूची में आता है। शिक्षा विषय संविधान की किस सूची में आता है। तो देखिए शिक्षा विषय जो आता है ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा विषय समवर्ती में सूची में रखा गया था, यानी 42वें यानी संविधान की सूची में इसको रखा गया है, ठीक है। और आपको पता होगा जो 1976 में जो इसमें क्या गया था यानी द्वारा विशेष सामग्री सूची में रखा गया है। 1976 के पूर्व शिक्षा राज्य सूची में आता है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व में एक मौलिक कर्तव्य का शिक्षा को जोड़कर इसे सार्वभौमिक रूप से प्रदान किया गया। भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चे निःशुल्क अपने मतलब अनिवार्य रूप से यानी शिक्षा पाने का अधिकार प्राप्त होता है उसको, यानी सी विशेष शिक्षा विषय ये जो है आपका 42वीं संविधान संशोधन के द्वारा इसको यानी अपनाया गया है और इसे 1976 में संशोधन किया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे जो आ गया, देखते हैं संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है। जो संविधान का जो प्रस्तावना का जो महत्व है वो क्या है। देखिए भारत के संविधान की प्रस्तावना का मतलब अपना महत्व है। इसमें उन आधारभूत उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है जिन्हें प्राप्त करना संविधान का लक्ष्य है। जिन्हें प्राप्त करना संविधान का लक्ष्य है। यह स्पष्ट है कि सरकार के सामने समाज के निर्माण के लिए एक लक्ष्य है। इसमें ऐसे युग की शुरुआत करने का संकल्प किया गया है। यानी संविधान की प्रस्तावना का एक क्या है, अपना एक क्या लक्ष्य है। उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार के सामने समाज के निर्माण के लिए एक लक्ष्य है। उसमें एक ऐसे युग की शुरुआत करने का संकल्प किया गया है। यानी संविधान की प्रस्तावना में ये यानी पूरा मतलब देश को यानी एक ऐसा मतलब बनाना है जिसका लक्ष्य है, ठीक है, जिसमें देश की जनता के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को मनुष्य की गरिमा और प्रतिष्ठा के अनुरूप निर्मित किया जाएगा। यानी लक्ष्य यह है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मतलब ये सारे चीज को यानी दूर करके एक अच्छे यानी देश के रूप में उसको यानी क्या दिया यानी संकल्प लिया गया है, ठीक है। इस और संविधान के सभी उपबंध प्रस्तावना के अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष समाजवादी व्यवस्था, लोकतांत्रिक गणराज्य एवं सभी चीज व्यवस्था के प्रमुख आधार है। सिर्फ सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक नहीं है, इसमें लोकतांत्रिक है, गणराज्य है, उसका क्या है आपका यानी प्रस्तावना है, न्याय, स्वतंत्र, समानता, बंधुत्व एवं राष्ट्र की एकता, अखंडता जैसे आदर्श तत्व
निहित है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना का महत्व तो यह है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही ज्यादा विवेक क्वेश्चन है और इस पे आपको फोकस करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, इसमें क्या कहलाता है, ध्यान से देखिएगा कि दो ध्रुवता से आप क्या समझते हैं। जैसे कि आपको पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1945 में हुआ था, मतलब समाप्त हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक चला था। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका तथा स्वेत संघ में दो यानी गुटों में बट गया था, यानी अमेरिका और स्वेत संघ दो गुटों में बट गया था। दोनों महाशक्ति यानी उभरे थे, जिसमें दो यानी बन गया था और यहीं से द्वित्वता कायम होता है। उदारवादी विचारधारा और एक मतलब क्या समर्थक था, यानी उदारवादी विचारधारा का समर्थक था तो स्वेत संघ साम्यवादी का था। ये अमेरिका जो था किसका था, यानी उदारवादी विचारधारा का समर्थक था और स्वेत संघ जो था साम्यवादी विचारधारा का था। तो दोनों में अपनी शक्ति बढ़ाई और दुनिया के आधिकारिक देश की किसी एक महाशक्ति को शिविर में आ गए। सारा विश्व दो ध्रुव में बढ़ गया, यानी बहुत सारे देश जो है, यानी कोई स्वेत संघ का समर्थन कर रहा है, कोई अमेरिका का कर रहा है। तो ये जो है पूरी तरह से यानी पूरा दो ध्रुवता में बढ़ गया था पूरा विश्व, और उसमें जो है ये क्या दो ध्रुवता में बढ़ गया था और इसी को जो है दो ध्रुवता यानी कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया दो ध्रुवता का मतलब क्या हो गया। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे। मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, मानव अधिकार जो है ये उन अधिकारों को कहते हैं जो कि प्रत्येक मनुष्य को मानव होने के नाते अवश्य ही मिलनी चाहिए। यानी मानव अधिकार यानी अपना अधिकार, खुद का अधिकार जो है प्रत्येक मनुष्य को यानी मिलना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों को घोषणा पत्र 10 दिसंबर 1948 को एंड किया था। हम लोग मानव अधिकार के रूप में कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को मानवाधिकार के रूप में मनाते हैं। 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को स्वीकृत दी गई कि प्रत्येक देश की सरकार से यह आशा की है कि वह अपने नागरिकों को यह अधिकार प्रदान करे, यानी प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्रदान करे और जो है मानव अधिकार। ठीक है, और ये 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को स्वीकृत किया गया था। ये कौन सा है, मानव अधिकार। ठीक है, तो अपना खुद का अधिकार है इसमें। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गया। ये सारा विवेक क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसको रट लीजिए, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, आपको हम बता दें, अगर आप चाहते हैं बिहार बोर्ड की तैयारी घर बैठे करें और तो अगर आप 2023 में एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका तैयारी बिल्कुल भी नहीं होता है, तो आप निश्चित हो जाइए, क्योंकि आप घर बैठे आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं और यहाँ घर में बैठे आप टॉपर भी बन सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग लेकर के आ रहे हैं 2023 के बैच के लिए, यानी न्यू बैच स्टार्ट करें 2023 के लिए, जिसमें आपको बहुत तरह की यानी फैसिलिटी यानी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको यानी ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज नोट्स दिया जाएगा, मॉडल पेपर दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट, इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, विवेक क्वेश्चन, ब्रिलियंट मॉडल पेपर दिया जाएगा, वीकली टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज क्विज टेस्ट लिया जाएगा, स्पेशल एग्जाम टिप्स दिया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप कभी भी हमें कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं, सभी का आपको यानी सोल्यूशन यानी दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आप इस बैच को ज्वाइन कैसे कर सकते हो, तो इसके लिए आपको सबसे पहले बिहार बोर्ड स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से जाकर के, आप वहां से जाकर के बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप वहां से नहीं कर पाते हैं तो आप हमसे एडमिशन करवा सकते हैं। एडमिशन फी ओनली मात्र है 499 रुपया आपसे, और कोई फी कोई मंथ का यानी जो चार्ज इसमें नहीं लिया जाएगा। पूरा कोर्स कंप्लीट आपको प्रोवाइड किया जाएगा मात्र 499 रुपया में। ये बहुत बड़ा यानी सुनहरा अवसर है आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे हम बिहार बोर्ड की तैयारी करें और बिहार बोर्ड के टॉपर बने, तो आप डियर स्टूडेंट इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आप फोन पे, आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे किसी के माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड करना है। उसके बाद आप यानी अपना बैच में ज्वाइन हो सकते हैं और घर बैठे आप आसान तरीका से बिहार बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ की अगर सुविधा ना हो तो आप हमें डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भी भेज करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें सेंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप, उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको पसंद आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज आप लोग 10-10 अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो चलेगा यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।